वो 100 रुपये किलो बिकने लगी। जो पान चवन्नी का आता था वो हम लोगों को 10 पैसे में मिलने लगा। चाय का कप 10 पैसे में मिलने लगा। क्या बात है। सेब 2 रुपये किलो मिलने लगे। हम लोग तो अरे आराम थे, जनता तो बड़ी खुश थी कि इमरजेंसी खूब लगी। सब चीज़ें उपलब्ध हो रही हैं। दुकानदारों से कहा गया कि आप रेट बोर्ड लगा के रखेंगे, आप स्टॉक रजिस्टर लगा के रखेंगे, स्टॉक लिख के रखेंगे, तो पेंटर्स लोगों की चांदी हो गई। हर दुकानदार को 2-4 बोर्ड छपवाने पड़ रहे हैं। आप बस क्या स्टॉक है लिख के दीजिए, कितना स्टॉक है, क्या कीमत है, और अगर आपने नहीं दिया तो इस एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में आप गिरफ्तार हो जाते थे। तो दुकानदारों पे भी एक आफत आ गई। उन्होंने चीज़ें भी देना शुरू कर दिया सस्ती, और प्रॉम्प्ट भी रहने लगे। एक अच्छा नज़ारा आया था। हम कभी कभी सोचते हैं कि आपातकाल में इतना बढ़िया प्रशासन अगर हुआ तो क्या कारण है कि जब आपातकाल नहीं होता है तब हम उन्हीं दुर्गुणों से आक्रांत होते हैं, उन्हीं मार्केट के उन्हीं प्रेशर से, पोजीशन से हम लोग आक्रांत होते हैं। जैसे आज भी है, चीज़ें नहीं मिलती, गुणवत्ता वाली चीज़ें नहीं मिलती, सस्ती नहीं मिलती। इमरजेंसी में ही नहीं था, ये इमरजेंसी का सार्थक पक्ष था बंधुओं। इसके अलावा जब सोचते हैं कि इंदिरा गांधी भाई डेमोक्रेट थी, नो डाउट शी वॉज डेमोक्रेट। क्यों? क्योंकि एक उन्होंने देखा कि ये हमारा समय नहीं चल पाएगा आपातकाल, और इससे हमारी बहुत बड़ी बदनामी भी हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके प्रति सवाल उठने लगे थे, तो उन्होंने 77 में इलेक्शन घोषित कर दिए, इमरजेंसी ख़त्म कर दी उन्होंने। लेकिन इतने दिनों में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में जो कदम उठाए, विशेष रूप से नेताओं के लिए, वो योग्य नहीं थे, उपयुक्त नहीं थे, और इसलिए इंदिरा गांधी को आलोचना सहनी पड़ी। लेकिन बंधुओं, आपातकाल के कुछ सबक भी हैं, और वो सबक मैं तो ये कहता हूँ कि जन सामान्य नहीं, प्रत्येक राजनीतिक पार्टी को सोचना चाहिए। जिन चीज़ों की आप बुराइयां कर रहे थे इंदिरा गांधी के परिप्रेक्ष्य में, जब आप सत्ता में आए, एक लंबा जयप्रकाश नारायण का एक बहुत बड़ा दीर्घ सपना था। जयप्रकाश नारायण का, जेबी कृपलानी का, इन लोगों का एक सपना था कि हिंदुस्तान में विपक्षी एकता हो, कांग्रेस को हम लोग जवाब दें, कांग्रेस से सत्ता छीनी जाए और सत्ता चलाई जाए, कांग्रेस को बताया जाए कि सत्ता कैसी होती है, कैसी चलती है। एक सपना था इन लोगों का। लेकिन क्या हुआ? क्या हुआ? ये हुआ कि जैसे ही मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, उनके नामांकन के दिन से ही जनता पार्टी में संघर्ष शुरू हो गया। एक आवाज़ आई कि हिंदी बोलने वाले लोगों में से प्रधानमंत्री बनना चाहिए, क्योंकि ये हिंदी क्षेत्र का आंदोलन है। बताइए, कहाँ आप राष्ट्रीयता की बात कर रहे थे? कहाँ आप तुरंत हिंदी आंदोलन में आ गए? क्यों? आपको मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाने चाहिए थे, ये सोच करके। खैर, जैसे तैसे जयप्रकाश नारायण जी ने, जेबी कृपलानी ने जो ये बात कह रहे थे चौधरी चरण सिंह की हिंदी क्षेत्र के लोगों को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, वो चीज़ शांत हुई। लेकिन विग्रह शुरू हो गया। इंदिरा गांधी पे तमाम कमीशन बैठाए गए। उसी समय प्रबंध निदेशक बनाए गए हमारे मैनपुरी के शुगाबाद के बहुत योग्यतम जज थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति धात्री शरण माथुर, मिस्टर DS माथुर। वो मारुति के प्रबंध निदेशक बनाए गए। तो उन्होंने ये कह के इस्तीफ़ा दे दिया कि जब इंदिरा गांधी का निर्णय आया था जिसमें वो डिस्क्वालीफाई हुई थी, उस निर्णय में मेरे ऊपर ये आरोप लगे थे कि मैंने जगमोहन लाल सिन्हा को, उनके मत को प्रभावित करने के लिए कोशिश की थी, इसलिए मैं इस पद को स्वीकार नहीं करूँगा। खैर, ये वाकई वो महान आदमी थे, हम लोग उनसे व्यक्तिगत रूप से परिचित थे। मैनपुरी आते थे तो उनके दर्शनों का लाभ मिलता था हमको। बंधुओं, मैं जो कहने जा रहा हूँ वो इमरजेंसी के सबक की बात, और सबसे बड़ा सबक तो यही है कि दोबारा जब चुनाव हुए, उस चुनाव के पहले एक ऐसी भूमिका बनी, इंदिरा गांधी में तमाम कमीशन बैठा ले गए, शाह कमीशन और जाने कितने कितने कमीशन बैठा ले गए, उनकी रोज पेशी होती थी, और अति उत्साह में इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करके जब मजिस्ट्रेट के सामने रखा गया तो मजिस्ट्रेट ने कहा कि इन पर कोई ऑफेंस बनता ही नहीं है, वो छोड़ दी गई।
अति उत्साह में जो तत्कालीन सरकार थी जनता पार्टी की, उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। और दूसरी बात क्या हुई? दूसरी बात ये हुई कि वही जनता पार्टी की सरकार, वही बहुत प्रभुत्व वाले व्यक्ति चौधरी चरण सिंह जो होम मिनिस्टर थे, उनको कांग्रेस पार्टी ने एक लॉलीपॉप पकड़ाया। आप क्यों नहीं प्रधानमंत्री बन सकते हैं, हम आपको समर्थन करेंगे, आप बन जाइए। और उन्होंने पूरा जनता पार्टी का जो प्रयोग था वो प्रयोग ध्वस्त कर दिया। जगजीवन राम इसमें थे, हेमवती नंदन बहुगुणा इसमें थे, तमाम लोग आए हुए थे जो कांग्रेस से विक्षुब्ध थे, वो आए हुए थे कि भाई हम एक नया प्रयोग हो रहा है, इस प्रयोग में हम भी शरीक बने। लेकिन नहीं, न जगजीवन राम को किसी ने प्रस्तावित किया और चौधरी चरण सिंह को कांग्रेस ने कहा कि आप बन जाइए प्राइम मिनिस्टर, हम आपको सपोर्ट करेंगे। नतीजा हुआ उस समय कोई किसी पार्टी के नेता भी नहीं थे, फिर भी नीलम संजय रेड्डी जो उस समय राष्ट्रपति थे, न जाने क्यों, जो किसी दल का नेता भी न हो, फिर बाद में एक सब्सिक्वेंटली एक दल बनाया गया, राजनारायण दल बनाया, उसके वो नेता हुए। लेकिन इसके पहले ही एन संजीवैया रेड्डी ने उनको कहा कि आप सरकार बनाइए। मोरारजी देसाई से नहीं कहा, जगजीवन राम से नहीं कहा, उनसे कहा कि आप सरकार बनाइए। और सरकार बनाने के चक्कर में कांग्रेस ने अपना खेल खेला। कौन कौन दोषी नहीं है? हमाम में सब नंगे हैं। कौन कौन दोषी नहीं है? आपने अच्छा खासा एक प्रयोग, उस प्रयोग को आपने फेल किया। कांग्रेस ने कहा ठीक है, हम आपको समर्थन देंगे, आप ऐसा करें कि बंसीलाल के खिलाफ और ये विद्याचरण शुक्ला के खिलाफ और इन लोगों के खिलाफ जो केस हैं, उन केस को वापस ले लीजिए। अब चौधरी चरण सिंह के सामने उगलत लीलत पीर घनेरी, भईगत सांप छछूंदर कीरी। अब क्या करें? कांग्रेस का समर्थन लेंगे तो वो जो कह रहा है सो करो, कांग्रेस कह रही है इन लोगों केस वापस लो, और केस वापस लेते हैं तो हमारी शीशा लेदर होती है। कांग्रेस ने कहा कि अगर आप केस वापस नहीं लेते हैं तो हम आपको समर्थन नहीं करेंगे। उन्होंने राष्ट्रपति को बता दिया कि हम समर्थन नहीं करने जा रहे। चौधरी चरण सिंह हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो एक दिन भी पार्लियामेंट में बतौर प्रधानमंत्री अपीयर नहीं हुए। ये आपातकाल का सबक है। आपातकाल का सबक दूसरा ये है कि जनता पार्टी के समय से ही जो तमाम अपराधी तत्व थे और जो व्यापारी तत्व थे, जो इलेक्शन में पैसा देते थे, उन्होंने सोचा कि जब हम दूसरों को पैसा देकर के इलेक्शन लड़वाते हैं तो हम ही क्यों न लड़ें। इलेक्शन महंगे होते चले गए, इलेक्शन में गुंडे लोग आ गए, इलेक्शन में वो लोग आए जो लीडर नहीं थे, और एक ऐसी परंपरा चली राजनेताओं को हर पार्टी में कि वो बदमाशों को टिकट देने लगी। आज भी आप देख लीजिए हमारे लेजिस्लेचर में कितने बदमाश हैं, कितने गुंडे हैं। ये जनता पार्टी के ही लीगेसी है जो हमें आज प्राप्त हो रही है। आप कितने लोग, आप कहाँ से आते हैं? न कोई पीलू मोदी है पार्लियामेंट में कहीं, न कोई एचपी कामत है। इस तरह के लोग जो थे वो लोग अब नहीं मिलते पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में अब केवल वोटों की गिनती होती है, विद्युता की गिनती नहीं होती। वहाँ पर केवल एक्टरों की गिनती होती है। आप एक्टर हैं, आप अच्छे तमाशेगीर हैं, इसलिए आपको मेंबर बनाएंगे। कोई पार्टी नहीं सोचती है कि इंटेलेक्चुअल आए बने। ये सब जनता पार्टी की लीगेसी है, 75 की आपातकाल की लीगेसी है जो हम आज भी ढो रहे हैं, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं देता। लिंगडो साहब ने कहा कि जो भी अपराधी हैं उन अपराधियों के खिलाफ उन्हें मुकदमा न लड़ने दिया जाए। इतिहास साक्षी है, ये तमाम पार्टियां जो आज सत्ता में हैं, जो पहले सत्ता में थी, वो इन सब ने मिलकर लिंगडो साहब का विरोध किया कि नहीं, ये नहीं हो सकता। अपराधी को हम निकाल देंगे तो हम लड़ेंगे कैसे? अपराधी तो हमें पैसा भी देता है, अपराधी तो हमें ताकत भी देता है, और वक्त ज़रूरत हमारे लिए लड़ता भी है। वो नतीजा ये हुआ कि वो लिंगडो साहब का मुख्य चुनाव आयुक्त का वो प्रस्ताव जस का तस रखा रहा। ये लीगेसी है। इन चीज़ों का सबक लेना चाहिए कि हमारे पार्लियामेंट को, हमारे डेमोक्रेसी को डिरेल कर दिया गया। आज आप देखिए,
आज पार्लियामेंट की जो बहसें होती हैं उन बहसों को हम कभी कोर्ट नहीं कर पाते, और हम अभी एच.बी. कामत को कोर्ट करते हैं, पीलू मोदी को करते हैं कोर्ट, तारकेश्वरी सिन्हा को करते हैं कोर्ट, किन्हें नहीं करते हैं कोर्ट। ये सब कहाँ मिलते हैं? पार्लियामेंट में एक आदमी नहीं मिलता जो अच्छी बात कराए, जो अच्छी सार्थक बात करे, और जो रिपार्टी दे बात करे और लोगों पे आहत भी करे और मालूम भी न पड़े। कहाँ ऐसी बहसें होती हैं? ये पार्लियामेंट का भी डिग्रेडेशन हुआ, उसी समय से हुआ। ये आपातकाल का सबक है। तो बंधुओं, मैं तो यही कहता हूँ, मैंने तो आपातकाल देखा है, मैंने आपातकाल भोगा है। मैं ये भी जानता हूँ कि किस तरह हमारे मैनपुरी में लोग लीडर बन के जाते थे, इमरजेंसी में होते थे, गिरफ्तार होते थे, और फिर एक दिन की सज़ा होती थी। मजिस्ट्रेट से कहते थे हमें ले चलो, कार में बैठाल के, गाड़ी में बैठाल के ले चलो, और फिर वहाँ जेल में जाने के पहले फ़ोटो सेशन होता था उनका, फ़ोटो सेशन ले लो। एक दिन रहते थे, फिर निकल के आते थे, कहते भाई हमें घर जाना है, तो मजिस्ट्रेट से कहते थे हमें जेल से घर भिजवाओ, गाड़ी भिजवाओ। ये तो चीज़ें होती थी, ये हमने देखी हैं, हमने अटेंड की हैं ये सब चीज़ें। तो हमें तो ये लगता है कि बहुत सारी बातें राजनीतिक लोग अपने अपने दायरे में, अपने अपने दृष्टिकोण से कहते हैं। इंदिरा गांधी की गलती है, लेकिन इंदिरा गांधी के बाद जो हमारा एक्सपेरिमेंट हुआ उसको फेल करने में जिनकी गलती है उनका कोई आकलन नहीं। वो सब महान पुरुष हैं जिन्होंने एक अच्छा सा एक प्रयोग, जिसके लिए जयप्रकाश नारायण जी पिछले 5 साल से कोशिश कर रहे थे, तमाम प्रांतीय सरकारें बर्खास्त की गई थी एक अच्छा सुशासन देने के लिए, वो कहाँ चला गया? और बदले में जो जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से जो लीडर हमें मिले, जो कहीं कहीं मुख्यमंत्री बने, उनके सबके कच्चे चिट्ठे आपके सामने हैं। कितने बढ़िया आदमी है वो, कितना डेमोक्रेट है वो, कितने पारदर्शी हैं वो, आप सब जानते हैं। लेकिन कभी उसको नहीं कहते आप लोग, क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि राजनीति के दृष्टिकोण से हम वही कहें जो हमारी दृष्टिकोण हो, जो देश के लिए सही दृष्टिकोण है, उसे हम नहीं कहना चाहते। बंधुओं, यही आपातकाल का सबक है। मैं बड़ा खुश हूँ आप लोगों से बात करके। फिर कभी मिलेगी बात तो फिर आपसे करूँगा। धन्यवाद। जय भारत।